हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कर रहे थे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमने जो सिलेबस हम कर रहे थे वो था JKSSP जेईई सिविल का सिलेबस हम कर रहे थे। इसके हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 10th पार्ट करेंगे। 10th पार्ट में हम देखने वाले हैं टॉपिक टेंडरिंग के बारे में। ठीक है, टेंडरिंग क्या होता है हमारे पास हम देखने वाले हैं। ठीक है, टेंडरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम देख लेते हैं। टेंडरिंग इज द प्रोसेस बाय विच बिड्स का मतलब होता है ऑफर्स। ठीक है, बिड्स और ऑफर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक पैकेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, तो मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है। मान लेते हैं कि आपको बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट किया जाता है थ्रू टेंडरिंग। ठीक है, टेंडरिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब एक ऑफर होता है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑफर्स आर इनवाइटेड। ऑफर्स नहीं हम बोलते हैं, इसका जो स्पेसिफिक वर्ड है वो है बिड्स। ठीक है, bids that means offers are invited from interested contractors। ठीक है, तो मतलब इंटरेस्टेड जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड होता है, उसको ऑफर किया जाता है टू कैरी आउट द स्पेसिफिक पैकेजेस। ठीक है, टू कैरी आउट द स्पेसिफिक पैकेजेस का मतलब हो गया, मान लेते हैं जैसे कि हमने बिल्डिंग तैयार करनी है, तो हम एक टेंडर निकालेंगे, हम एक ऑफर निकालेंगे कि हमने एक बिल्डिंग तैयार करनी है, उसमें ये चीजें होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है कि आप इस बिल्डिंग को बनाओ। ठीक है, इतनी इसकी कास्ट है, मान लेते हैं इसकी कास्ट जो है 3 लाख में ये बिल्डिंग बननी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म भरते हैं, टेंडर का फॉर्म भरते हैं। तो जो भी मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर स्मॉल कोट करता है, मान लो 3 लाख, मैंने बताया कि 3 लाख में कौन बनाएगा, तो मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलेगा 2,90,000 में मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, तो हमने उस कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है जो कम से कम रेट में हमारा जो प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग है या कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको तैयार करे। और ये ना हो कि खाली कम रेट मतलब हमारे पास कोट करे, कम रेट कोट करने के साथ साथ ही भी वो बना सके। ऐसा ना हो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा आ गया जिसने बोल दिया कि मैं 2 लाख में इस प्रोजेक्ट को बना दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन 2 लाख में उसने बोल तो दिया बनाने के लिए, लेकिन वो फ्यूचर में बनाए या ना बनाए वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमें कॉन्ट्रैक्टर की और भी क्वालिफिकेशन चेक करनी होती है। ठीक है, तो बेसिक मैंने आपको टेंडरिंग का बताया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिड्स इनवाइट करते हैं इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए टू कैरी आउट द स्पेसिफिक पैकेजेस। ठीक है, ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो हमारे पास इसके टाइप्स हैं, टेंडरिंग के टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला है ओपन टेंडरिंग, सिलेक्टिव टेंडरिंग, नेगोशिएटेड टेंडरिंग, सीरियल टेंडरिंग, नॉमिनेटिव टेंडरिंग एंड देन कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे, आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास ओपन, सिलेक्टिव एंड नेगोशिएटेड टेंडरिंग की बात करें तो इनको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आगे। और हम बात करें सीरियल टेंडरिंग की, तो सीरियल टेंडरिंग का मतलब होता है सीरीज में टेंडर चलना। मान लेते हैं एक टेंडर हो गया, उसके सीरीज में दूसरा टेंडर, तीसरा टेंडर, तो मतलब ये आ गया सीरियल टेंडरिंग। ठीक है, नॉमिनेटिव टेंडरिंग मतलब आ गया उसके जो नॉमिनल नाम वगैरह उसके अकॉर्डिंग होगा। कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग मतलब उसमें कंपटीशन वगैरह हो गया। तो जो मेन टेंडरिंग है, जो मेन टेंडरिंग के टाइप्स हैं वो आपके हैं ओपन टेंडरिंग, सिलेक्टिव टेंडरिंग है, नेगोशिएटेड टेंडरिंग। ठीक है, तो इसको हम आगे देखने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ टेंडरिंग की, तो ओपन टेंडर हमारे पास फर्स्ट है। ओपन टेंडर क्या होता है, तो ओपन टेंडर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ओपन टेंडर क्या होता है। मतलब ये टेंडर जो है ओपन होता है सबके लिए, मतलब कोई भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल देखेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारी थ्योरी यहाँ पे डाली हुई है। ये थ्योरी इसलिए डाली है कि कभी कभी एग्जाम्स में हमारे पास डायरेक्टली ये लाइंस जो है डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो अगर ये लाइंस नहीं होंगी, आपको जितना भी समझ होगा कि ओपन टेंडर क्या होता है, तो आप वहां पे क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ओपन टेंडर के बारे में।
ओपन टेंडरिंग इज द मेन टेंडरिंग प्रोसीजर, ठीक है, ये एक मेन टेंडरिंग प्रोसीजर है, ठीक है। ओपन टेंडर क्या है? मेन टेंडरिंग प्रोसीजर है, एम्प्लॉयड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो मतलब ओपन टेंडर को गवर्नमेंट भी यूज करती है और हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी ओपन टेंडरिंग को यूज करता है, ठीक है। द क्लाइंट एडवर्टाइजेज द टेंडर ऑफर इन द लोकल न्यूज़पेपर। तो क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट होता है जिसको प्रोजेक्ट बनवाना होता है, जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग बनवानी है तो मैं क्लाइंट आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइंट एडवर्टाइजेस द टेंडर ऑफर इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो टेंडर का जो ऑफर है वो न्यूज़पेपर पे, लोकल न्यूज़पेपर पे क्लाइंट देता है, ठीक है। तो आपने देखे होंगे टेंडर के ऑफर, न्यूज़पेपर आप अगर पढ़ते होंगे तो वहां पे भी टेंडर के ऑफर आए होते हैं, ठीक है। गिविंग डिटेल एंड की इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज्ड वर्क एंड इनवाइटिंग इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर टू टेंडर। तो टेंडर नोटिफिकेशन में क्या होता है या फिर टेंडर ऑफर में क्या होता है, न्यूज़पेपर पे भी आपने देखा होगा, वहां पे कुछ डिटेल्स दी होती हैं और वहां पे कुछ की इंफॉर्मेशन दी होती है कि टेंडर में कितने पैसे आपको कितने पैसे में तैयार करना है, कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है, वो सारी चीजें वहां पे दी होती हैं, ठीक है। In the legal sense, such tender notices constitute invitation to treat a mere request by the employer for suitable contractor to submit their bids or offers, ठीक है। तो उसमें मतलब एक लीगल सेंस में अगर हम बोलें तो एक रिक्वेस्ट होती है, एक इनविटेशन होता है कि प्रोजेक्ट हमारा है, इसको आप करें, इसके लिए बिड आप करें, मतलब इसके लिए सबमिट करें, ऑफर सबमिट करें, मतलब एक टेंडर डॉक्यूमेंट होता है उसको सबमिट करें कि हम इस जो प्रोजेक्ट है इसको करने वाले हैं, ठीक है। If the prerequisite to tendering on the form of possession of the necessary registration has been identified in the tender notice, then the advertisement is directly on only that particular class of public having the said qualification, ठीक है। तो मतलब इसमें प्री क्वालिफिकेशन का भी होता है। मान लेते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमें जो टेंडर है वो क्वालिफाइड पर्सन को ही देना है, तो प्री क्वालिफिकेशन का भी उसमें कॉलम ऐड कर दिया जाता है। उसमें लिखा होता है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एक कॉन्ट्रैक्टर की वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कुछ एक आधा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस नंबर ऑफ इंक्वायरर, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ इंक्वायरर को रिड्यूस करने के लिए मान लेते हैं कि अगर ऐसे हमने ओपन टेंडर डाला है तो उसको पूरे पर्सन जो है, बहुत सारे पर्सन फिल करेंगे, जिसको हमें जो है टेंडर को वो करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हम अर्नेस्ट मनी जो है वो रखते हैं, जो डिपॉजिट करनी होती है कॉन्ट्रैक्टर ने, ठीक है। अर्नेस्ट मनी इज डिपॉजिटेड, ठीक है, until the receipt of a bona fide tender selected, then it will be returned, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास अर्नेस्ट मनी जो होती है वो एट द टाइम ऑफ टेंडर सबमिशन के टाइम पे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की जाती है, और वो कब तक रखी जाती है, जब तक कि जो बोनाफाइड जो है टेंडर का वो इशू ना हो जाए। मान लेते हैं एक बार कि किसी पर्सन को टेंडर मिल गया, उसके बाद वो मनी उसको क्या हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है, ठीक है। Although price is very important in the decision on which the tender are bid to accept, ठीक है। तो मतलब जो मैंने पहले ऊपर ही बात की कि जो टेंडर लेने के लिए जो प्राइस है वो बहुत मायने रखती है, जो भी टेंडर की प्राइस है वो बहुत ही मायने रखती है, लेकिन उसके साथ साथ ही और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली द फैक्टर, मतलब प्राइस एक ऐसा फैक्टर नहीं है, एक और भी फैक्टर होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास जो एक आ गया कि प्राइस के बेसिस पे तो हम सिलेक्ट करते ही हैं, लेकिन हमें ब्लाइंडली जो टेंडर है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। उसमें हमने लोवेस्ट जिसने कोट किया उसको ही सिलेक्ट नहीं करना है, हमें उसके और भी चीजें देखनी। जैसे कि मान लेते हैं, मैंने ऊपर ही एग्जांपल दी कि एक मेरा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैंने बोला, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने बोला कि ये बिल्डिंग जो है कोई मुझे 1 लाख रुपए में कोई तैयार करके दे दिए, ठीक है। 1 लाख में तैयार करके दे, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर आया,
ठीक है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने बोला कि मैं इसको 90,000 में कंप्लीट करके दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने बोला मैं 95,000 में इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको कौन सा क्लाइंट सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना है, ऑब्वियसली है कि आपको जो है 90,000 वाला कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन आपको और भी इसकी क्वालिफिकेशन चेक करनी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है फ्यूचर में एक्चुअल में ये कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट देना है 95,000 जिसने कोट किया है कॉन्ट्रैक्टर ने, उसको ही आपको टेंडर देना है। तो आपको इसका बैकग्राउंड भी चेक करना है कॉन्ट्रैक्टर्स का। ये ना हो कि वो कोट तो रेट कम कर रहा है लेकिन फ्यूचर में आपके प्रोजेक्ट को वो बनाए ना, आपके प्रोजेक्ट में वो जो है अच्छे से ना करे, तो वो चीजें भी आपको देख लेनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन टेंडर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन टेंडर, ठीक है। तो ओपन टेंडर की एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम देख लेते हैं, क्या क्या नुकसान है ओपन टेंडर के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की, इसके फायदे क्या क्या हैं ओपन टेंडर के, ठीक है। तो फायदे में अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट अलाउज एनी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर टू टेंडर। मतलब कोई भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है वो टेंडर भर सकता है, टेंडर फॉर्म भर सकता है, कोई भी इंटरेस्टेड, एनी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट, एनी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। देयरफॉर इट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर एन अननोन कॉन्ट्रैक्टर टू कंप्लीट फॉर द वर्क। मतलब इससे फायदा क्या हो जाता है कि एक अननोन कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो किसी को उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता नहीं है, तो अगर हमने ओपन कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, ओपन टेंडर दिया होगा, तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इस फॉर्म को फिल कर सकता है और वो काम कर सकता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। द टेंडर लिस्ट कैन बी लॉन्ग एज टू मेनी कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडरिंग फॉर वन जॉब, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में इसकी डिसएडवांटेज है। टेंडर लिस्ट कैन बी लॉन्ग एज टू मेनी कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडरिंग फॉर द वन जॉब। तो ये जो है इसकी डिसएडवांटेज में आ जाएगा, डिसएडवांटेज में है, ठीक है। ये है टेंडरिंग की, ओपन टेंडर की डिसएडवांटेज है। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट की, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेंडरिंग फेमिलियर टू ऑल सेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसकी एडवांटेज ये भी है कि एक ट्रेडिशनल मेथड है टेंडरिंग का, तो बहुत सारे सेक्टर्स में ये यूज होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेक्टर में, तो मतलब बहुत ही कॉमन है, इसलिए ये एडवांटेज इसकी है। ये जो यहाँ पे है ये इसकी डिसएडवांटेज है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम इसकी डिसएडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल यूज ऑफ सोर्स, ठीक है। उसके अनइकोनॉमिकल यूज ऑफ सोर्स। उसके बाद हम बात करें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, दैट मींस पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी में बी क्वेश्चन इफ द लोएस्ट ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पब्लिक जो रिस्पांसिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, मतलब वो क्वेश्चन कर सकती है, अगर जैसे मान लो कि आपने लोएस्ट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टरों ने अगर फॉर्म भरा होगा, तो आपने अगर लोएस्ट ऑफर नहीं सिलेक्ट किया, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि खाली हम लोएस्ट ऑफर नहीं देखते, लोएस्ट कोट नहीं देखते कि किसने कितना लोएस्ट कोट किया है, हम और भी काफी सारी चीजें देखते हैं, तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज है, डज नॉट अट्रैक्ट रेप्यूटेबल एंड एस्टेब्लिश्ड कॉन्ट्रैक्टर अनलेस दे आर फोर्स्ड टू ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसमें हम बात करें डज नॉट अट्रैक्ट रेप्यूटेबल, मतलब जो भी रेप्यूटेड हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर हैं और एस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उसको यहाँ पे मतलब वो इतने अट्रैक्ट नहीं होते इस तरीके के टेंडर में, वो इतने अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों अट्रैक्ट नहीं होते, कि वो नहीं चाहते कि हम जो मतलब ऐसे उनसे जो भी लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बीच में वो उस फॉर्म को भरें और वहां पे जाएं। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको ओपन टेंडर की पता चल गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टेंडरिंग की सिलेक्टिव टेंडर, ठीक है। सिलेक्टिव टेंडर के ही नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसमें कोई चीज सिलेक्ट होती है, ठीक है। सिलेक्टिव टेंडर में क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्टर या टेंडरिंग प्रोसेस होता है। तो हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होता है।
Selective tendering is one alternative developed to address the limitations of open tendering। ठीक है, मतलब ओपन टेंडरिंग की जो लिमिटेशंस है, ठीक है, ओपन टेंडरिंग की जो लिमिटेशंस है, जो उसमें मतलब दिक्कतें थी, जो इसकी डिसएडवांटेजेस थी, उसको ओवरकम करने के लिए ये अल्टरनेटिव हमने डेवलप किया। हमने मतलब किसी ने भी डेवलप किया, ये डेवलप किया है ओपन टेंडरिंग का जो भी डिसएडवांटेजेस थी उसको ओवरकम करने के लिए ये सिलेक्टिव टेंडरिंग का प्रोसीजर लाया गया है। In this method, a short list of contractors is drawn up and they are invited to submit the tender। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सिलेक्टिव मतलब इसमें एक शॉर्ट लिस्ट होती है, मतलब बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनको बुलाया जाता है टेंडरिंग के लिए। ठीक है, उनको टेंडरिंग के लिए बोला जाता है कि आप जो है इस टेंडर को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द इलेक्टिव टेंडरिंग आर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द बिड्स रिसीव। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो टेंडर्स हैं, जो हमारे पास बिड्स हैं, जो फिर ऑफर्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। मतलब जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स की एप्लीकेशंस आएंगी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, उसमें क्वालिटी हो। जैसे कि ओपन टेंडर था तो उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता था, टेंडर फॉर्म, लेकिन इसमें जो क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर होंगे, कुछ ही कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होंगे जो इस फॉर्म को भर पाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट ले पाएंगे। ठीक है, to ensure that the contractors will with the necessary experience and competence are given the opportunity to submit the necessary bids due to urgency work involved for the specific reason of the employee। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें जो जिसको एक्सपीरियंस, नेसेसरी एक्सपीरियंस होगा कॉन्ट्रैक्टर को, या फिर कॉम्पिटेंस मतलब जो उस काम को कर पाएगा उसको ही मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें जो सिक्योरिटी रीजन इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड टू मेक द टेंडरिंग प्रोसीजर मोर मैनेजेबल। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास टेंडरिंग प्रोसीजर होगा मोर मैनेजेबल होगा, मतलब इजिली हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि जिनने टेंडर भरे हैं वो वेल रेप्यूटेड हैं, उनको नेसेसरी एक्सपीरियंस है और वो कॉम्पिटेंस मतलब उनमें वो कैपेबिलिटी है कि इस टाइप के वर्क को वो कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेस ए बर्डन ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, such list may be prepared through a recommendation from the client professional advisor whom have the knowledge of the contractors undertaken by the work in the past or advertisement through the newspaper, that means pre qualification। तो ये इस टाइप के जो हमारे पास जो लिस्ट हैं, जैसे कि मान लेते हैं अब लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो कहाँ से लाई जाती है? तो वो जैसे कि मान लेते हैं क्लाइंट की रिकमेंडेशन, जो भी जिसने प्रोजेक्ट को तैयार कर मतलब जिसका प्रोजेक्ट होता है क्लाइंट का, वो रिकमेंड करता है कि ये वाले कॉन्ट्रैक्टर जो हैं इनको बुलाया जाए। नहीं तो उनके पास कुछ प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं, उनकी हेल्प से प्रोफेशनल एडवाइजर को पता होता है कि कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, तो या फिर हम बोल सकते हैं प्री क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही ये टेंडरिंग प्रोसेस होता है, सिलेक्टिव टेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है, कौन कौन से बेसिस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जो सिलेक्टिव टेंडर है वो कौन कौन से बेसिस पे उनकी लिस्ट बनती है कॉन्ट्रैक्टर्स की? तो वो बनती है एक तो क्लाइंट की रिकमेंडेशन पे, एक तो प्रोफेशनल एडवाइजर जो है उसके नॉलेज के बेसिस पे, उसके बाद एक आगे प्री क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्टिव टेंडर के बारे में। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसकी देखेंगे? सिलेक्टिव टेंडरिंग की। ठीक है, सिलेक्टिव टेंडरिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिव टेंडरिंग की। ठीक है, तो इसमें एडवांटेज क्या है? ओनली द कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वर इन्वॉल्व्ड टू टेंडर। ठीक है, देन द लोवेस्ट कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो ही खाली पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें हमें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या वगैरह पे हम डाउट नहीं कर सकते। जैसे कि ओपन टेंडर में ऐसा नहीं था, वहां पे हमें लोवेस्ट टेंडर भी चेक करना था, लोवेस्ट कोड भी चेक करना था और उसकी कॉम्पिटेंसी भी चेक करनी थी। लेकिन यहाँ पे पहले ही कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास होते हैं, तो हमें जो लोवेस्ट जो कोड बिड करेगा उसको ही हम टेंडर देंगे। ठीक है, उसका ही टेंडर हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट की हम बात करें
इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ टेंडरिंग, ठीक है। तो टेंडरिंग की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करते हैं ये वाला प्रोसेस, ठीक है। टेंडरिंग की कॉस्ट को रिड्यूस करता है। मान लेते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, वर्क है, वो नहीं होगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टर टेंडर पीरियड होगा, बेटर मैनेजमेंट होगी, तो उससे क्या होगा, जो टेंडरिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इसकी कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। फर्स्ट डिसएडवांटेज है हमारे पास, रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फॉर अदर कॉन्ट्रैक्टर्स, स्पेशली न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। मतलब जो हमारे पास न्यू कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती इसमें, मतलब वो टेंडर फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, ये इसकी डिसएडवांटेज है। देन सेकंड डिसएडवांटेज है, फेवरेटिज्म में अकर इन द शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब फेवरेटिज्म अक्कर हो सकता है इसमें शॉर्ट लिस्टिंग में। जैसे कि मान लो कि हमने शॉर्ट लिस्ट करना है कोई कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि इसको कुछ एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो क्लाइंट होता है वो खुद से सिलेक्ट करता है, तो उसमें वो फेवर कर सकता है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निगोशिएशन टेंडर, ठीक है। निगोशिएशन टेंडर में क्या होता है, निगोशिएशंस होती है। निगोशिएशंस होती है मतलब इसमें कंप्रोमाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको पहले ऐसे समझा देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक क्लाइंट है जिसको एक बिल्डिंग बनानी है, कोई भी प्रोजेक्ट मान लेते हैं, बिल्डिंग या ब्रिज कुछ भी बनाना है, बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है। ये है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, ये है क्लाइंट है, ठीक है। तो इसको एक बिल्डिंग बनानी है, ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। एक भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं, मान लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या है, पहले से ही इस कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएशन होती है, मतलब चुना जाता है 1, 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टर को, उनके साथ नेगोशिएशन होती है। मतलब प्रोजेक्ट में बोला जाता है, जैसे मैंने बोला ये बिल्डिंग है, ये इस तरीके की होनी चाहिए, इसमें ऐसा मटेरियल यूज होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसने ये सारी चीजें मान ली, ठीक है, कि ये चीजें होंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टेंडर है उसका हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं माना तो उसका जो हम है टेंडर जो है वो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। निगोशिएशन का मतलब होता है कंप्रोमाइज। निगोशिएशन टेंडरिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। कमेंसिंग फ्रॉम टेंडरिंग टिल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर द स्टाइल्स ऑफ प्री कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस एंड पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब पहले ही डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन होती है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि मान लेते हैं पहले ही जो दिक्कतें आने वाली हैं फ्यूचर में, तो वो पहले ही रिजॉल्व की जाती हैं बातचीत से, और टेंडर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो नेगोशिएशंस होती हैं, प्री कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस होती हैं और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस भी हमारे पास होती हैं। प्री कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट से पहले और कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी नेगोशिएशन की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले बातें हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल सकता है कि मेरे को और पैसे चाहिए, ऐसी जैसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यूजुअली विद सिंगल कॉन्ट्रैक्टर बट मे बी अप टू 3 कॉन्ट्रैक्टर्स। तो यूजुअली इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट करता है, मैक्सिमम इसमें जो है 3 कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें निगोशिएशन प्रोसेस जो है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं निगोशिएशन प्रोसेस में। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर टू नेगोशिएट विद, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब वो क्या करता है, एक सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर को चुनता है। जैसे कि मान लो मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर मेरी कंपनी में कोई टेंडर आ रहा है, तो मेरा कोई एम्प्लॉय, सॉरी मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई काम कर रहा है पर्सन, तो वो पर्सन आगे देखेगा किसी कॉन्ट्रैक्टर को, वो बुलाएगा मेरी कंपनी में, ठीक है। तो वो मैं उससे निगोशिएट करूंगा, अगर मेरे को लगा कि ये काम कर सकता है तो मैं उसको काम दे दूंगा, ठीक है। वो हमारे पास हो गया। देन द कॉन्ट्रैक्टर कैन बी सिलेक्टेड आइदर फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन लिस्ट ऑफ रेफरेंस और द एडवाइस ऑफ द प्रोफेशनल टीम। तो जो मतलब हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, या तो फिर जो एम्प्लॉयर है वो खुद वो सिलेक्ट करे, या तो फिर एक प्रोफेशनल टीम होती है जो उससे इंटरव्यू या फिर जो उससे पूछताछ, उससे नेगोशिएशन करके उसको सिलेक्ट करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इसकी हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं नेगोशिएशन टेंडरिंग की। इसमें डिसएडवांटेजेस हैं कुछ, तो हम बात कर लेते हैं इसमें। ओनली रेप्यूटेबल कॉन्ट्रैक्टर्स आर इनवाइटेड फॉर नेगोशिएशन। तो इसमें खाली रेप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर ही इनवाइट किए जाते हैं, क्योंकि मान लेते हैं इसमें कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस नहीं होता, इसमें खाली नेगोशिएशन के बेसिस पे होता है, तो जो रेप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ही बुलाए जाते हैं इसमें, ठीक है। The contractor can contribute his expertise during design stage, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी एक्सपर्टाइज है डिजाइन स्टेज पे ही खाली अपनी एक्सपर्टाइज को शो कर सकता है, ठीक है। Then reduces the availability of work for the other contractors। जो other contractors हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता इस टेंडरिंग प्रोसेस में, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो जो सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। तो मतलब एक सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना, वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम देखें, दिस इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर, मतलब सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। And the establishment of a level of pricing for subsequent or succeeding negotiation that means compromises, ठीक है। The objective is to select suitable contractor as early as possible, is to work together with the professional team and to establish a level of pricing for the subsequent negotiation, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो suitable contractor को select किया जाता है, ठीक है, as soon as possible, मतलब as early as possible, जितने जल्दी हो सके उतने सुटेबल कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ताकि वो काम करे टुगेदर विद द प्रोफेशनल टीम के साथ काम करे, ठीक है, प्रोफेशनल टीम के साथ, एंड एस्टेब्लिश द लेवल ऑफ प्राइसिंग फॉर द सब्सिक्वेंट नेगोशिएशंस, ठीक है। एंड द क्राइटेरिया की बात करें, द क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग इज नॉर्मली कन्फाइंड टू आइटम्स सच एज टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हम देखेंगे जो मोस्टली देखे जाते हैं वो उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देखी जाती है कॉन्ट्रैक्टर की, टेक्निकली कैसा है और फाइनेंशियली, और उसकी एक्सपर्टाइज देखी जाती है कि वो सिमिलर वर्क उसने पहले किए हैं या नहीं किए जाते, ठीक है। और उसमें देखा जाता है उसके रिसोर्सेज देखे जाते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लो उसके पास मैन पावर कितनी है, उसके पास प्लांट कितने हैं, उसके पास इक्विपमेंट कितने हैं, वो सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो प्राइसिंग डॉक्यूमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू कैटर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन फॉर द पीरियड बिटवीन टू स्टेजेस एंड द प्राइसिंग ऑफ द सेकंड स्टेज, ठीक है। तो इसमें और देखी जाती है कि जो प्राइसिंग डॉक्यूमेंट है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कोई फ्लक्चुएशंस आ गई प्राइस में, कोई दिक्कत आ गई बीच में टेंडरिंग में, तो उसमें भी वो हम चीज देखते हैं प्राइसिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। Then in selecting a suitable candidate, a basis for pricing the subsequent second stage should be established accordingly, ठीक है। तो जो प्राइसिंग है subsequent second stage की वो भी establish की जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें टेंडरिंग के बारे में पता चल गया होंगी, टेंडरिंग के टाइप्स पता चल गया होंगे, इसको हम कॉन्ट्रैक्टर को सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सकें। थैंक यू।